नमस्कार दोस्तों। हेल्थ ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस सत्र में बात करेंगे अध्याय 12 की। अब हमारे 3 अध्याय रिमेनिंग है, तो आज हम अध्याय 12 फिनिश कर लेते हैं इस लेक्चर में, और इसके नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम अध्याय 13 और 14 भी फिनिश कर लेंगे। तो देखते हैं धारा 200 में क्या है। नालियां आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण। अब नालियां और ये होंगी ना, इन पर नगरपालिका का नियंत्रण होगा कि घरों की नालियां, मलकूप, शौचालय, समस्त नालियां नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी। ठीक है, इनको ढकने की व्यवस्था या तो नगरपालिका कर देगी या फिर लिखित नोटिस द्वारा है ना स्वामी से व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगी। फिर धारा 201 में क्या है, नालियां आदि बनाने की शक्तियां। अब ये शक्तियां किसकी है कि नगरपालिका लिखित नोटिस के पश्चात है ना किसी भी भूमि मार्ग से नाली और मल नाली ले जा सकती है। फिर इस हेतु अगर किसी को नुकसान होता है तो धारा 295 में वर्णित नियमों के तहत मुआवजा उसको दे देंगे। मुआवजा या प्रतिकर, है ना, मुआवजा या प्रतिकर उसको दे दिया जाएगा। फिर धारा 202 में क्या है कि भवन से प्रभावी जल निकास। अब भवन से प्रभावी जल निकास के बारे में क्या है कि जल निकास की नाली और जल निकास को एकत्र करने और दूर ले जाने की व्यवस्था न कर दी जाए तब तक भवन का जो निर्माण होगा ना वो विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं माना जाएगा, और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना है 2,000 से 5,000 रुपए का। फिर भवन से नगरपालिका की नाली की जो दूरी होगी ना वो कितनी होगी, 50 फीट होगी, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो स्वामी या अधिभोगी होगा ना उसके लिए सीवरेज सिस्टम का कनेक्शन लेना भी अनिवार्य है। फिर है धारा 203 में क्या है, भवनों और भूमियों के स्वामियों अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सरण का अधिकार। तो नगरपालिका से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, खुद की नाली को आप नगरपालिका की नाली से जोड़ सकते हैं। अभी इसके लिए भी आपको लिखित अनुमति चाहिए। फिर धारा 204 में क्या है, मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। मतलब ये दोनों नालियां है ना अलग अलग होंगी, एक कॉमन नाली नहीं होगी इसके लिए। फिर धारा 205 में अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। तो ऐसा अधिकार है ना नगरपालिका आपको दे सकती है कुछ शर्तों पे। एक तो लिखित आदेश होगा, और इसमें है ना दोनों जो पक्षकार होंगे उनका उत्तरदायित्व है ना नगरपालिका निर्धारित करेगी। फिर आदेश के पश्चात है ना सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ये काम कर सकते हैं आप। रात को नहीं कर सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही आप ये काम कर सकते हो। फिर धारा 206 में क्या है, कार्य किस प्रकार किया जाएगा। तो किस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम नुकसान हो। ठीक है, कार्य को अविलंब पूरा मतलब टाइम पर पूरा करना होगा। फिर इसके दौरान जो तोड़े गए भाग होंगे ना उसको अपने खर्चों से वापस से पूर्व दशा में लाया जाएगा, और कोई नुकसान हुआ तो प्रतिकर या मुआवजा दिया जाएगा। फिर धारा 207 में क्या है, जिस भूमि पर से नाली ले जाई जाए उस पर बाद में भवन निर्माण के संबंध में स्वामी के अधिकार है। तो अगर नगरपालिका नोटिस जारी करके ऐसी नाली में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो नगरपालिका नोटिस जारी करके और निर्देश दे सकती है। फिर धारा 208 में क्या है, शौचालय आदि की व्यवस्था। अब शौचालय आदि की व्यवस्था है ना नगरपालिका लिखित नोटिस द्वारा शौचालय बनवा ये सब कुछ बनवाने का व्यवस्था कर सकेगी अगर नगरपालिका को जरूरी लगे तो। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि 20 से अधिक श्रमिक जहां काम करते हैं वहां प्रबंधक से शौचालय की व्यवस्था एक्सेट्रा करने के लिए कहेगी। फिर शौचालय जो मार्ग में आते हो या पड़ोसी के सामने हो वो चारों तरफ से ढकने की अपेक्षा करेगी। और इस धारा का उल्लंघन करने पर क्या है, 1 से 2 माह का कारावास है और 2,000 से 5,000 का जुर्माना है। फिर धारा 209 में क्या है, कारखाना, विद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या है कि एक तो सीएमओ जो है मुख्य नगरपालिका अधिकारी वो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दे सकता है, और नगरपालिका इसमें सफाई रखने के भी निर्देश देगी। और ये जो निर्देश होंगे ये बाध्यकारी होंगे, और इसके लिए है ना अगर उल्लंघन करते हो तो जुर्माना है। अब जुर्माना इसलिए लिखा हुआ नहीं है कितना है, पर जुर्माना है। फिर है धारा 210 में क्या है, शौचालयों आदि में परिवर्तन करने और उनकी मरम्मत और उनकी दशा में रख रखाव का खर्चा स्वामी से। अब जिसने बनाया है वो स्वामी, जिसकी जमीन पर बना हुआ है वो स्वामी ही उनको ठीक दशा में रखेगा, और अगर ऐसा नहीं रखता है तो नगरपालिका लिखित आदेश द्वारा है ना उन्हें तोड़ देने की अपेक्षा कर सकेगी। फिर 211 में क्या है कि प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। ठीक है, धारा 211 में प्राइवेट नालियों को बंद करने की शक्ति। धारा 212 में क्या है, अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखे जाने वाले मर नालियों के संबंध में शक्ति है।
है ना। इसमें कोई उल्लंघन होता है तो जुर्माना कितना है, 1,000 से 2,000 का। फिर धारा 213, 213 में क्या है, नगर पालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण। अब अतिक्रमण, बिना अनुमति नाली बनाता है तो जुर्माना 1,000 रुपए का है, और नाली के ऊपर अगर भवन बना लेता है तो नोटिस दे करके भवन भी गिरा सकते हैं। ठीक है, तो नाली के ऊपर भवन भी नहीं बना सकता है। फिर धारा 214 में क्या है, नालियों का निरीक्षण। अब निरीक्षण कौन करेगा, या तो सीएमओ करेगा या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी करेगा। फिर धारा 215 में क्या है, कुछ कार्यों को स्वामी से कराने की बजाय स्वयं नगरपालिका करेगी। अब ये है तो भुगतान नगरपालिका निधि से होगा, या फिर संबंधित व्यक्ति से कुल खर्च ले लेंगे और प्लस 10% एक्स्ट्रा पैसा भी लेंगे, है ना। ये प्रशासनिक व्यय के नाम पर ले लेते हैं। और पाइप वगैरह जो भी है ना, जिनका खर्चा नगरपालिका ने दिया है, तो वो नगरपालिका की संपत्ति समझी जाएगी। जब तक कि है ना उसको स्वामी को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर नहीं कर देते ना, तब तक वो नगरपालिका की संपत्ति होगी। फिर धारा 216, 216 में क्या है कि जल प्रणाली आदि ले जाने की शक्ति। अब ये शक्ति किसकी होगी, या तो राज्य सरकार का जो जल प्रदाय विभाग है ना, पीएचईडी डिपार्टमेंट है उसकी, या फिर नगरपालिका। फिर धारा 217 में क्या है, कमर्शियल वेस्ट के संबंध में विशिष्ट उपबंध, विशिष्ट उपबंध है ये। तो नगरपालिका की अनुमति के बिना नगरपालिका की नाली में निस्तारण नहीं किया जाएगा। जो कमर्शियल वेस्ट है ना, जो फैक्ट्री और ये सब का वेस्ट होता है, ये नगरपालिका की अनुमति के बिना नगरपालिका की नाली में निस्तारण नहीं किया जाएगा। फिर 218 में क्या है, कमर्शियल वेस्ट के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंध है। पहला तो सीएमओ नोटिस द्वारा वेस्ट को फिल्टर करने की अपेक्षा करेगा, और ये फिल्टर किए बिना नगरपालिका की नाली में नहीं डाला जाएगा। फिर धारा 218 में क्या है, जल प्रणाली और नगरपालिका की नालियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, दीवार, निजी निर्माण, रेलवे, निजी मार्ग आदि का निर्माण नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर किया जाता है तो सीएमओ हटवा देगा और खर्च की वसूली बकाया कर के रूप में ले लेगा। ठीक है ना, खर्च तो नगरपालिका करेगी ही नहीं, नगरपालिका सबसे पैसे ले लेगी। फिर धारा 220, 220 में क्या है, कुछ मामलों में रेल प्रशासन को सूचित करना। अब जैसे मान लो कोई रेलवे लाइन बनी हुई है, आपको उसके नीचे से कोई मार्ग बनाना है या कोई नाली ले जानी है, तो वो थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए इन मामलों में ना आपको रेल प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। और पर जो कार्य होगा वो तो नगरपालिका के खर्च पर ही होगा। रेलवे के मामले में तो नगरपालिका को ही खर्च करना पड़ेगा ना। फिर धारा 221 में क्या है, परिसर के स्वामी और अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाइप लगाने और नाली रखने की शक्ति। ठीक है, इसके लिए नोटिस मतलब नोटिस से लिखित नोटिस देकर के परमिशन दे सकता है। कौन दे सकता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी दे सकता है। फिर धारा 222 में क्या है, दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात सीएमओ की कार्य निष्पादित करने की शक्ति। अब आपने नोटिस दे दिया, कोई व्यक्ति अगर है ना नगरपालिका से जल निकास के संबंधित कार्य के लिए उत्तरदायी है, तो या तो समय से वो ऐसा काम कर दे, या फिर सीएमओ स्वयं कार्य करवा लेगा और खर्चा व्यक्ति द्वारा बकाया कर के रूप में दे होगा। फिर धारा 223 में क्या है, कार्य का लाइसेंस धारी प्लम्बर द्वारा किया जाना। ठीक है, अगर सीएम जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसको लगे कि मामूली प्रकृति का है तो किसी से भी करा सकता है, अन्यथा वो लाइसेंस धारी प्लम्बर करेगा। फिर धारा 224 में क्या है, कुछ कार्यों का प्रतिषेध। फिर ये कुछ कार्य हैं जिनका प्रतिषेध है, मतलब इनको नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी खंभे को खींचना या हटाना, बल्ब, पाइप, मीटर एक्सेट्रा को तोड़ना, जल मार्ग या माल मलवाह जो मलवाही प्रवाह है ना उसको बाधित करना, फिर नगरपालिका की नाली में प्लास्टिक डालना या दूषित करना, या फिर नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी को बाधित करना, तो ये काम पे रोक है। फिर धारा 225 में क्या, प्रत्येक नगरपालिका राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात अपने क्षेत्र में मल वहन कार्यों का प्रवर्तन और रखरखाव, मल वहन प्रभार और मल वहन उपकर के बिल बनाने के लिए किसी एजेंसी को या किसी प्राइवेट एजेंसी को ये काम सौंप सकती है। ये धारा 226 में क्या है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन तथा उनकी हैंडलिंग के संबंध में नगरपालिका के कर्तव्य क्या है। तो इनका प्रबंधन, संग्रहण, भंडारण के लिए ना, प्रबंधन, संग्रहण और भंडारण के लिए नगरपालिका उत्तरदायी होगी। फिर 227 में क्या है कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हैंडलिंग और बिल बनाने और प्रभारों के संग्रहण को सौंपा जाना। ठीक है ना, इस हेतु क्या नगरपालिका द्वारा एक शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, फीस ले लेगी नगरपालिका इसके लिए, और सीएमओ के पूर्व जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसके पूर्व अनुमोदन से यह कार्य करने, बिल बनाने एक्सेट्रा का काम किसी अन्य अभिकरण को, किसी और एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। फिर धारा 228 में क्या है, ठोस अपशिष्ट का नगरपालिका की संपत्ति होना। अब ये जो ठोस अपशिष्ट है ना, ये कचरा है, ये भी नगरपालिका की संपत्ति है। फिर धारा 228, धारा
के बाद में धारा 229 में क्या है, ठोस अपशिष्ट के निपटान और अंतिम निपटान के स्थान नियत करना। अब उसका निपटान कहाँ किया जाएगा और उसका अंतिम निपटान कहाँ किया जाएगा, इसका स्थान नियत करना है। तो नगर पालिका स्वयं या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से निपटान कराएगी, या तो नगर पालिका के भीतर या नगर पालिका के बाहर। फिर धारा 230 में क्या है, परिसरों के स्वामी और अधिभोगी का ठोस अपशिष्ट के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण। ठीक है, जो परिसर का स्वामी और अधिभोगी है ना, वो वहीं पर उसका भंडारण कर देगा, उसके बाद में नगर पालिका खुद या फिर एजेंसी के द्वारा उसको भीतर या बाहर फिकवा देगी, निपटान करवा देगी। फिर धारा 231 में क्या है, सहकारी आवास, सोसाइटी, अपार्टमेंट एवं एसोसिएशन के कर्तव्य। तो इनका कर्तव्य क्या होगा कि खतरनाक वेस्ट जो है और बायोमेडिकल वेस्ट है, इनको हटाए जाने के लिए ना परिसर में सामुदायिक कचरा पात्र उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो एक कॉमन कचरा पात्र उपलब्ध करा देंगे, सामुदायिक कचरा पात्र। फिर 232 में क्या दिया हुआ है, प्रतिषेध। एक तो सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट फैलाने और कचरा फैलाने पर और मृत जानवरों के शव को जमा करने पर, इन पर रोक है। फिर धारा 233 में दिया हुआ है, मार्गों को गंदा करने और अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए दंड दिया हुआ है, 500 रुपए पेनल्टी है। ये कोई कचरा वचरा फेंकता है तो उसके लिए 500 रुपए पेनल्टी है। फिर धारा 234 में क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है ना, तो नगर पालिका खुद या किसी एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार के पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन और हैंडलिंग करेगी। ठीक है ना, ये जो अधिनियम है ना, इसके तहत करेगी। फिर धारा 235 में हैजार्डियस वेस्ट, परिसंकट में है ये, परिसंकट में अपशिष्ट। फिर धारा 236 में क्या है, कुछ बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक होगी। ठीक है, तो जैसे आपको है ना, यातायात की बहुलता और लोक सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपको नगर पालिका परमिशन दे सकती है बालकनी बनाने की। पर आपने अगर बिना परमिशन के बना ली तो जुर्माना है 5,000 से 10,000 का, और जारी रखने पे 50 से 100 रुपए प्रति दिन। ठीक है, तो ये जुर्माना है। फिर ऐसा निर्माण यदि जल नाली मल नाली में अवरोध हो तो हटाने या परिवर्तन करने के लिए अपेक्षा करेगी। फिर यदि निर्माण निर्मित हो और नगर पालिका धारा 295 के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा देगी। फिर है धारा 237 में क्या है, वर्षा जल के लिए द्रोणी, द्रोणी क्या होता है, नाली है ना, नाली या पाइप को कह लो, या पाइपलाइन है ना, इसके लिए उचित व्यवस्था न करने पर जुर्माना कितना है, 1,000 से 2,000 रुपए। फिर धारा 238 में दिया हुआ है, वर्षा जल संग्रहण का अबंध। अब ये है ना, रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए है। तो 300 मीटर से अधिक एरिया में अगर आपका भवन बना हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर से अधिक है ना एरिया है, तो राज्य सरकार आपको छूट भी दे सकती है, वरना ये अनिवार्य है। फिर धारा 238 क में क्या है, पार्किंग स्थान का उपबंध है ना, प्रत्येक भवन में पार्किंग स्थान बनाना अनिवार्य होगा, राज्य सरकार छूट दे सकेगी। फिर धारा 194 में है ना, भवन निर्माण के जो अपन ने अनुमति मांगी थी ना, वो तभी मिलेगी जब धारा 238 और 240 की शर्तों का पालन कर लिया गया हो। फिर अगर उल्लंघन करते हैं तो पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा भाई आपको, अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपको पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। फिर इसके मामले में जो दंड है वो कितना है, साधारण कारावास है एक तो 7 दिन का, और जुर्माना है 25,000 से 1 लाख तक का, या फिर दोनों। फिर धारा 239 में क्या है, मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। अब नगर पालिका जो है ना, टेलीफोन वायर या स्ट्रीट लैंप वगैरह के लिए, आपका मकान जैसे मान लो कॉर्नर पे है या फिर कहीं पर है कि वहां पर उसको जरूरत है कि टेलीफोन वायर के लिए कुछ लगाए, तो वो भवन पर है ना ब्रैकेट लगा सकती है। और इस प्रकार बनाए जाएंगे कि भवन या पड़ोसी के भवन को असुविधा नहीं हो, है ना, इस प्रकार लगाए जाएंगे वो। फिर धारा 240 में क्या है, मार्गों का नाम रखना और मकानों का संख्यांकन। अब पार्क, सड़क, पुल, ये सब है ना, राज्य सरकार नगर पालिका को बाध्यकारी आदेश दे सकती है इनका नाम रखने के लिए। ठीक है ना, राज्य सरकार आदेश देगी, किसको देगी, नगर पालिका को। फिर नगर पालिका भवनों का संख्यांकन कर भवन के सामने प्लेट लगा देगी। अब ये प्लेट लगाने का खर्चा है ना, स्वामी देगा, नगर पालिका नहीं देगी। और ऐसी प्लेट और संख्यांकन को नष्ट करने पर जुर्माना है 1,000 से 2,000 रुपए का। ठीक है, तो ये प्लेट लगाने का खर्चा कौन देगा, स्वामी देगा। और सड़क, पुल, पार्क, ये सब का नाम रखने के लिए राज्य सरकार नगर पालिका को बाध्यकारी आदेश दे सकती है। फिर धारा है 241 में मूर्तियों की स्थापना। अब मूर्तियों की स्थापना के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है ना, उसके पूर्व अनुमोदन के पश्चात आप ऐसा कर सकते हो। और फिर अगर मूर्तियां कहीं पे लगा दी, उनको नष्ट करने के लिए क्या प्रावधान है कि कारावास हो जाएगा एक तो 2 माह से 6 माह तक का, और जुर्माना है 25,000 से 50,000 तक का। फिर है धारा 242 में क्या है, झाड़ियां वृक्ष आदि का हटाया जाना है, या फिर उसकी काट छांट करना।
फिर ऐसी झाड़ी या वृक्ष जो मार्ग पर झूल रहे हैं या फिर खतरा हो, सार्वजनिक जल या फिर सार्वजनिक जो जल स्रोत है उसको दूषित या प्रदूषित करते हो, तो उसको है ना स्वामी से हटाने की अपेक्षा करेगी, नहीं तो फिर खुद हटा देगी और खर्चा स्वामी से ले लेगी। कैसे ले लेगी? बकाया राजस्व के रूप में। फिर धारा 243 में क्या है? खतरनाक भवन। अब खतरनाक भवन क्या है? कोई डरावना दिखने वाला भवन है क्या खतरनाक भवन? नहीं। जो गिरने की हालत में वो खतरनाक भवन है, तो उसमें क्या करेगी? तुरंत बाढ़ लगवाई जाएगी, ठीक है, और इसका खर्चा स्वामी से बकाया कर के रूप में लिया जाएगा। और अगर खतरा ज्यादा ना हो तो 2 दिन के भीतर स्वामी से बाढ़ लगवाने की अपेक्षा करेगी। फिर फिर है ना लिखित नोटिस देकर के भी है ना 3 दिन में उसको गिराने और मरम्मत करवाने की अपेक्षा कर सकती है। तो धारा 243 में खतरनाक भवन। धारा 244 में क्या है? पटरियां आदि का हटाया जाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जुर्माना है भाई 2,000 से 5,000 तक का। और प्रशासनिक क्षति की रकम, जो जितना उसको नुकसान हुआ है वो देना होगा, प्लस 10% जो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा वो देना होगा उसको। फिर है धारा 245। 245 में क्या है? सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा, ठीक है ना, ये यह है। तो यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग में स्थित नाली पर सीढ़ियों को छोड़कर अन्य कोई निर्माण करता है ना, नाली पर अगर आप सीढ़ियों को छोड़कर कोई निर्माण करते हो तो आपको 3 माह से 3 वर्ष तक का तो कारावास है, और जुर्माना है 30,000 से 50,000 तक का, ठीक है। फिर अगर ये निर्माण जो है आपने नाली के ऊपर जो किया है वो अस्थायी है तो वो कारावास है 1 माह का और जुर्माना है 5,000 तक का। फिर यदि कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से किसी स्थान पर मिट्टी, रेत आदि डालता है तो है ना, अपराधिकृत रूप से, तो क्या है? कारावास है 2 माह से 6 माह तक का और जुर्माना कितने? 30,000 से 50,000 तक का। और इसके अलावा क्या है कि जितने भी औजार होंगे उनको उनको कुर्क कर लेगी, और अपील आप 1 माह के भीतर जिला न्यायाधीश को कर सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास आप अपील कर सकते हो। यदि अधिकारी अतिक्रमण करवाता है तो अधिकारी को क्या होगा कि 3 माह से 3 वर्ष तक का उसको भी कारावास है, और जुर्माना कितना है? 30,000 तक का। फिर उसके अलावा इसमें क्या है कि यदि त्योहार या विशेष अवसर है तो अस्थायी निर्माण के लिए अधिकतम 7 दिन हो तो नगर पालिका अनुमति दे सकती है, ठीक है ना। उसको हटाना या उस पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, अनुमति दे सकती है नगर पालिका। फिर है धारा 246। 246 में क्या दिया हुआ है? नगर पालिका क्षेत्र में किसी खान की खुदाई या जमीन से पत्थर एक्सेट्रा निकालना, ठीक है। तो यदि अगर ये खतरनाक हो तो स्वामी से कार्य रोकने और खतरा निवारण की व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगी, और चारों ओर बाढ़ लगवाएगी, खर्चा स्वामी देगा। फिर अगर जो खुदाई है, जो माइनिंग है, वो राज्य सरकार के निर्देश से हो रही है तो राज्य सरकार के आदेश पर ही बंद होगी, वो नगर पालिका खुद नहीं करवा सकती। फिर है धारा 247। 247 में क्या है कि परिसरों को अनुमति के बिना पशु रखने, मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पशु रखना और मुर्गी पालन, इसके लिए ना कोई भी भवन या कोई परिसर को आप यूज में नहीं ले सकते। फिर धारा 248 है। 248 में क्या है? कुछ पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण। तो जो पशु बिना अनुमति घर में रखा गया हो उसको, या फिर लावारिस हो उसको पकड़कर है ना उसको एक जगह पर रख लेगी, और खर्चा कैसे वसूल करेगी? उस पशु की नीलामी से वसूल करेगी। फिर यदि मालिक दावा करता है तो 7 दिन में उसको सबूत प्रस्तुत कर कर और व्यय भुगतान करके पशु को ले जा सकता है। फिर जो नीलामी से आया धन है ना, अगर वो खर्च से अधिक है तो स्वामी 90 दिन तक वो भी ले सकता है, और अगर 90 दिन में नहीं लेता है तो वो नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा। फिर धारा 249 है। 249 में दिया हुआ है संक्रमित कुत्तों और पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति, ठीक है। तो ये शक्ति किसकी होगी? ये मुख्य है नगर पालिका अधिकारी की होगी, ईओ की होगी ये। फिर है धारा 250। 250 में क्या दिया हुआ है? परिसरों के भीतर पशुओं के न्यूसेंस रोकने की शक्ति। तो अगर परिसर के भीतर कोई पशु न्यूसेंस क्रिएट होता है तो फिर सीएमओ है ना, वो पशु के लिए जो लाइसेंस दिया हुआ है वो रद्द कर सकता है। फिर है धारा 251। 251 में क्या दिया हुआ है? डेयरी का लाइसेंस देना। अब नगर पालिका उचित शर्तों के अधीन है ना लाइसेंस दे सकती है, और किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर के लाइसेंस वापस भी ले सकती है। फिर अगर आप बिना लाइसेंस के डेयरी चलाते हो तो जुर्माना कितना है? 5,000 से 10,000 का, और जारी रखने पर 50 रुपए प्रतिदिन। फिर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, इसके आवेदन पर मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान को बंद कर सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट बंद करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खुद ये बंद नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर है धारा 252। 252 में क्या है? कुछ प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति, ठीक है। अब
इसके लिए क्या करेगी, रास्ता आगे बंद है का बोर्ड लगा देंगे, ठीक है ना, ये अनिवार्य है बोर्ड लगाना। फिर है धारा 253, इसमें क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। तो जो सार्वजनिक स्थान है ना, उस पर निजी यान की पार्किंग, निजी जो वाहन होंगे उनकी पार्किंग के लिए जो रेगुलेशन है वो क्या है, तो ये पार्किंग दर लेंगे, और ये पार्किंग दर कौन निर्धारित करेगा, नगर पालिका निर्धारित करेगी। फिर धारा 254 है, 254 में क्या दिया हुआ है, सार्वजनिक मैदानों पर यानों और जानवरों को ठहराना। ठीक है, तो कोई अगर ऐसा करता है तो जुर्माना लेगा 1,000 से 2,000 तक का। फिर 255 में अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। 200 धारा 256 में क्या दिया हुआ है, अग्निशमन दल की स्थापना तथा उसका रखरखाव। ये नगर पालिका में अग्निशमन दल की स्थापना की जाएगी और उसका रखरखाव, इसका उल्लेख है 256 में। फिर धारा 257 में क्या है, आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। ठीक है, यह है धारा 257 में। 258 में क्या दिया हुआ है, प्लास्टिक थैलियों के निर्माण आदि को प्रतिबंध या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। तो इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य सरकार के आदेश से ना नगर पालिका को शक्ति होगी क्या ना वो प्रतिबंध लगा दे। फिर उल्लंघन करने पर क्या है, कारावास है 3 माह तक का तो कारावास, और 100 से 1,000 रुपए तक का जुर्माना। फिर धारा 259 में क्या है, कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। अगर आप कनेक्शन नहीं लेते हो तो भी भाई 5,000 रुपए का जुर्माना है। फिर धारा 260 में दिया हुआ है गंदे भवन आदि। यदि कोई भवन का स्वामी या अधिभोगी अपने भवन या भूमि को गंदा रखता है, अस्वस्थ कर रखता है या दुर्गंधपूर्ण वनस्पति उगने देता है, तो लिखित नोटिस दे देगी, और नोटिस की पालना नहीं करने पर क्या है, 1,000 से 2,000 का जुर्माना, और जारी रहने पर 50 रुपए प्रतिदिन जुर्माना। फिर अगर भवन मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है तो नोटिस देंगे, और पालन नहीं करने पर भवन गिरा देंगे। मलबे का विक्रय कर अपना खर्चा। अब इसमें भी खर्चा कैसे, मलबे का विक्रय करके नगर पालिका अपना खर्चा ले लेगी। फिर समस्त खर्चे चुकाने के बाद अधिशेष धन स्वामी है ना 6 माह में वापस ले सकता है, और नहीं लेगा तो नगर पालिका निधि में आ जाएगा। फिर है धारा 261। धारा 261 में क्या है, नहाने का स्थान। प्रत्येक नगर पालिका नहाने के लिए ना सार्वजनिक स्थान निर्धारित कर पर्याप्त संख्या में स्नान घर बनवाएगी। ठीक है, फिर इसमें क्या है, समस्त आदेशों में नोटिसों की प्रतियां नगर पालिका कार्यालय में रखी जाएंगी और जनता के निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगी। फिर है धारा 262। 262 में क्या है, कलुषित जल या दूषित पानी। यदि कोई व्यक्ति है ना किसी जलकुंड, तालाब या अन्य किसी जलाशय को दूषित करता है तो जुर्माना कितना है, 1,000 से 2,000 तक का। फिर धारा 263 में क्या है, कुआं आदि से होने वाली न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब परेशानियां, है ना, उनका निस्तारण। तो किसी निवास स्थान पे 100 मीटर की दूरी में यदि कोई जलाशय है जिसमें पानी एकत्र होता है और मच्छर पैदा होते हैं ना, तो नगर पालिका स्वामी से उसको ढकने की अपेक्षा कर सकेगी लिखित नोटिस दे करके। और वैसे भी है ना, नगर पालिका की अनुमति के बिना कोई भी जलाशय या तालाब नहीं खोदा जा सकता है। फिर है धारा 264। 264 में क्या दिया हुआ है, कुछ प्रकार की खेती का प्रतिबंध, प्रतिषेध तथा नियमन। तो जो कोई खेती, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा का जो निदेशक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी है या स्थानीय चिकित्सा अधिकारी है, रिपोर्ट देता है कि ये खेती, कुछ प्रकार की खेती, बीज या उर्वरक, फर्टिलाइजर का प्रयोग है ना जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो नगर पालिका उस पर प्रतिबंध लगा देगी। और अगर ऐसी खेती 5 वर्ष से ज्यादा की जा रही हो तो नगर पालिका निधि से मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष से ज्यादा की जा रही हो तो निधि से मुआवजा दे देंगे, वरना उस पर प्रतिबंध है। फिर धारा 265 में क्या है, दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को लाना। अब ऐसा अगर कोई करता है तो उसके लिए जुर्माना कितना दिया हुआ है, 1,000 से 2,000 तक का। फिर धारा 266। 266 में क्या है, कोई शोभकारी खेल खेलना। अब शोभकारी खेल क्या है भाई, तो ये पटाखे जलाना, पतंग उड़ाना, ये सब शोभकारी खेल है, तो इसके लिए भी है ना आपसे जुर्माना ले सकती है नगर पालिका 500, 100 से 500 रुपए तक का। ठीक है, फिर धारा 267, इसमें क्या दिया हुआ है, अन्य न्यूसेंस का प्रतिषेध। अब अन्य न्यूसेंस क्या है, कि एक तो सार्वजनिक स्थान पर आप मलमूत्र विसर्जन करते हो, या फिर मांस को बिना ढके लेकर के जाते हो, या पशुओं को इकट्ठा करते हो, या फिर खुले यानों में अपशिष्ट ले जाते हो आप, अनुमति के बिना अगर कब्र या समाधि बनाते हो, यदि किसी नोटिस के आदेश को हटाते हो तो जुर्माना है 1,000 से 2,000 रुपए का। फिर है धारा 268। 268 में क्या है, धुएं को खपा देना। अब धुएं को खपा देने से क्या कोई मतलब क्या है, कि कोई भट्टी वगैरह है ना या फिर कोई फैक्ट्री है, तो उससे निकलने वाला धुआं जो है, तो उसको या तो खपाया जाएगा या नष्ट किया जाएगा या कम किया जाएगा।
इसके आदेश जारी नगर पालिका करेगी। अवहेलना करने पर क्या है, जुर्माना है 1,000 से 2,000 रुपए का। फिर दोबारा उल्लंघन करने पर क्या है, जुर्माना है 2,000 से 5,000 तक का। ठीक है, पर इस धारा में किस पे एक एक्सेप्शन है कि रेल पथ यातायात और जो सड़क मरम्मत वाले इंजन होते हैं ना, ये इन इन पर लागू नहीं होगा भाई। फिर है धारा 269। 269 में क्या दिया हुआ है, बाजारों, वधशालाओं और कुछ व्यापार के लिए लाइसेंस देना। अब नगर पालिका स्वीकृति को निलंबित भी कर सकती है, या पहले तो लाइसेंस दे देगी और लाइसेंस वो चाहे तो वो निलंबित भी कर सकती है। फिर उल्लंघन करने पर क्या है, 1,000 से 2,000 का जुर्माना है और जारी रखने पे 50 से 100 रुपए प्रतिदिन। फिर इसकी अपील किसके पास की जाएगी, जिला कलेक्टर के पास की जाएगी, 30 दिन में की जाएगी और उसका निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। फिर है धारा 270। 270 में क्या दिया हुआ है, बाजारों तथा वधशालाओं का खोला जाना और बंद किया जाना तथा किराए पर दिया जाना। ठीक है, तो बिना अनुमति, पहली बात तो बिना अनुमति ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, करता है तो 1,000 से 2,000 का जुर्माना है। फिर अगर कोई किराए पर देता है तो वो जो अधिकतम है ना, 1 वर्ष के लिए दिया जा सकता है। मतलब एक बार में आप 1 वर्ष के लिए दे सकते हो, फिर उसको बाद में रिन्यू कराओ भले, पर एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए ही दे सकते हो। फिर है धारा 271। तो 271 में दिया हुआ नगर पालिका की सीमाओं के बाहर वधशालाएं, तो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है ना, अनुमति के बाद स्थापित कर सकता है ऐसा। फिर ऐसे स्थान पर सभी उपबंध लागू होंगे जो नगर पालिका सीमा में लागू होते हैं। ठीक है, तो ये 271। फिर धारा 272 में क्या दिया हुआ है, नई वधशालाओं का खोला जाना। तो ऐसा करने के लिए ना नगर पालिका आम जनता की राय को ध्यान में रखते हुए और जनता से प्राप्त उचित आपत्ति पर विचार करके फिर ही नई वधशाला खोलने की परमिशन देगी। फिर है धारा 273। 273 में क्या है, शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। अब ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं, एक तो जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसकी सूचना आप अविलंब है ना नगर पालिका को के है ना जो संबंधित व्यक्ति होगा उसको देनी होगी। फिर जिस स्थान पर खतरनाक रोग होने की रिपोर्ट है उसका निरीक्षण कर सकेंगे। फिर अगर कोई जल स्रोत है जिससे रोग का प्रसार होता हो तो उसको बंद करना है। फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको स्थान छोड़ने पर प्रतिबंध है ना, उसको क्वारंटीन कर देंगे। फिर होटल या धर्मशाला जहां पीड़ित व्यक्ति रहा हो उसे प्रतिबंधित करना है। और राज्य सरकार नगर पालिका को इस धारा से प्राप्त शक्तियों को परिसीमित या खत्म भी कर सकती है। ठीक है, या फिर नगर पालिका के जो आदेश है ना, उनको, नगर पालिका के आदेश को राज्य सरकार रद्द भी कर सकती है। फिर है धारा 274। 274 में क्या है, अधिसूचित अति भीड़ वाले जो जगह हैं, क्षेत्रों के संबंध में ना विशेष शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जा सकती है, राज्य सरकार द्वारा दी जा सकती है, नगर पालिका द्वारा प्राप्त की जा सकती है। फिर धारा 275 में क्या है, शव का गाड़ना और या फिर कब्रिस्तान। फिर कब्रिस्तान और शमशानों के निर्माण और रखरखाव के लिए नगर पालिका उत्तरदायी होगी। 275 में यह है कि नगर पालिका उत्तरदायी होगी, एक तो शमशान के लिए और एक कब्रिस्तान के लिए। फिर धारा 276 में क्या है कि कब्रिस्तान और शमशान के संबंध में शक्ति क्या है, तो स्वास्थ्य अधिकारी प्रमाणित करता है वहां किसी प्रकार का खतरा नहीं है, या फिर खतरा है तो उसको बंद कर देंगे, खतरा नहीं है तो वो चालू रहेगा। फिर अगर बंद स्थान पर शव दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो जुर्माना है 1,000 से 2,000 रुपए का। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सकते हो किसको, जिला कलेक्टर को। कितने दिन में, 30 दिन में। जिला कलेक्टर चाहे तो इस अवधि को 30 दिन बाद बढ़ा भी सकता है और जिला कलेक्टर का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। फिर है धारा 277। 277 में शवों को ले जाने का विनियमन। अब जो शव को ले जाने का जो मार्ग होगा ना वो नगर पालिका निर्धारित करेगी, तो रास्ता भी नगर पालिका ही निर्धारित करेगी, और अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना ले लेगी। फिर धारा 278 में क्या है कि शमशान भूमि पर ईंधन की दुकान है ना उसको लाइसेंस देने की शक्ति नगर पालिका की होगी। ठीक है, और ऐसी शमशान के 300 मीटर के भीतर कोई भी अपराधिकृत व्यक्ति है ना जिसने लाइसेंस नहीं ले रखा है, वो ईंधन की या अन्य वस्तुओं का विक्रय नहीं करेगा। ठीक है, और ये जब लाइसेंस देगी ना तो जो पैसे होते हैं वो भी नियत कर देती है, तो ये नियत दर से अगर कोई अधिक लेता है तो दोनों केसेस में जुर्माना कितना है, 1,000 से 2,000 का जुर्माना है और लाइसेंस रद्द कर देंगे। फिर है धारा 279। 279 में क्या है, शवों को करवाने या जलवाने की शक्ति। अब दफन करवाने या जलवाने की शक्ति से क्या मतलब है कि लावारिस या फिर अदावाकृत जो शव हैं उनको नगर पालिका 24 घंटे के बाद धार्मिक नियमानुसार दफना सकती है या जलवा सकती है।
और अब इसका खर्चा कौन देगा? इसके खर्चे के लिए है ना उस व्यक्ति की संपत्ति से ऋण के रूप में वसूल कर लेंगे। फिर अगर कोई लावारिस शव है तो उसको निशुल्क भी कर देगी। मतलब अगर आपको पता है कि उस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है तो संपत्ति से ऋण के रूप में वसूल कर लेंगे, नहीं तो फिर लावारिस है तो फिर निशुल्क दफन करवा देंगे। फिर धारा 279 के बाद है 280। 280 में क्या है? नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना। अब शवों के निपटान हेतु नगर पालिका व्यवस्था करेगी। यदि किसी व्यक्ति के प्रभार में कोई पशु मर जाता है तो उसे नियत स्थान या नगर पालिका सीमा या आबादी क्षेत्र के 2 किलोमीटर बाहर शव का निपटान करना होगा। और किसी परिसर में अगर है ना तो परिसर का जो अधिभोगी होगा वो भी उक्त कार्रवाई करेगा, वरना जुर्माना उस पे 1,000 से 2,000 रुपए का। फिर धारा 281। 281 में क्या दिया हुआ है? कतिपय मतलब कुछ कुछ विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए पेनल्टी है ना? ये पेनल्टी है। तो पेनल्टी क्या है? अगर जो पीड़ित व्यक्ति है, संक्रामक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, वो खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, औषधि बनाना, कपड़े धोना, ये सब आदि काम करता है ना, जैसे मान लो खाद्य पदार्थ बेचता है या पेय पदार्थ बेचता है या औषधि बनाता है, कपड़े धोता है, तो उस तो जुर्माना कितना है? 1,000 से 2,000 रुपए का। फिर है धारा 282। 282 में क्या दिया हुआ है? कतिपय व्यवसाय को विनियमन, रेगुलेशन है ना, जो कुछ व्यवसाय होंगे उनके ऊपर रेगुलेशन रखेगी नगर पालिका। तो इसमें क्या है? यदि आसपास के लिए परेशानी उत्पन्न करते हैं ऐसे व्यवसाय या फिर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो तो नगर पालिका अपेक्षा करेगी कि उसको तुरंत बंद कर दें या फिर परिवर्तन करके फिर यूज करें। और फिर नोटिस देने के बाद भी अपराध जारी रखता है तो 1,000 से 5,000 का जुर्माना है और 100 रुपए प्रतिदिन का, है ना? जारी रखने पर 100 रुपए प्रतिदिन। नगर पालिका के प्रार्थना पत्र पर है ना मजिस्ट्रेट ऐसे किसी स्थान को बंद कर सकता है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी बंद नहीं कर सकता है डायरेक्टली, नगर पालिका प्रार्थना करेगी मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट ऐसा बंद कर सकता है। और बंद करने के बाद भी उपयोग करता है तो 1,000 से 2,000 का जुर्माना और जारी रखने पर 100 से 500 रुपए प्रतिदिन। और इसके लिए अपील कहाँ की जा सकती है? जिला कलेक्टर के पास अपील की जा सकती है 30 दिन में, और उसका फैसला अंतिम होगा। फिर है धारा 283। 283 में क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है कि मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग, है ना? आप सायरन का यूज कर सकते हो। तो नगर पालिका अनुमति देगी पहले तो सायरन के लिए, और 1 माह का नोटिस देकर अनुमति रद्द भी कर सकती है। और फिर अगर आप बिना अनुमति सायरन बजाते हो तो जुर्माना है 2,000 से 5,000 रुपए का। ठीक है। फिर है धारा 284। 284 में क्या दिया हुआ है? व्यष्टि, है ना? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को संबंधित नोटिस आदि की तामील कैसे करनी है ना? तो इंडिविजुअल को जो नोटिस देंगे वो किसे दिया जाएगा? एक तो जिस व्यक्ति के नाम पर है उसको दे देंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो वयस्क पुरुष जो घर में होगा ना, घर का सदस्य, उसको या फिर नौकर को दे देंगे। अगर नगर पालिका की सीमा के बाहर रहता है तो पोस्ट से भेज देंगे। फिर भवन पर आसपास के 2 व्यक्तियों की उपस्थिति में चिपका देंगे अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो। फिर अगर प्रारूप में, ठीक है ना, ये सारे मेथड आप यूज कर सकते हो नोटिस देने के लिए। और अगर नोटिस के प्रारूप में कोई त्रुटि है ना तो उसके कारण नोटिस को है ना अविधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर है धारा 285। 285 में क्या दिया हुआ है? इंडिविजुअल नोटिस की अवज्ञा। तो अवज्ञा करने पर अगर मजिस्ट्रेट दोषी पाता है तो 2,000 रुपए का जुर्माना है और जारी रखने पर 50 रुपए प्रतिदिन। फिर धारा 286 में दिया हुआ है सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा। अब सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करने पर 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना है और जारी रखने पर 50 रुपए प्रतिदिन। फिर है धारा 287। 287 में क्या दिया हुआ है? स्वामी तथा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम, मतलब कोई गलत कार्य या दोष करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका व्यय वसूल कर सकेगी। अब मान लो आपने कुछ, जैसे कोई मकान बनवाया और वो गलत, उसमें गलत काम हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो गया जो विधिपूर्ण नहीं है, तो नगरपालिका है ना उसका वो खुद कार्य निष्पादित करेगी और फिर उसका व्यय आपसे वसूल कर लेगी। अब व्यय में 10% कर एक्स्ट्रा होगा और ये कम से कम कितना होगा? 1,000 रुपए होगा। फिर है धारा 288। 288 में क्या है? स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगों कार्य निष्पादित, अधिभोगी, अधिभोगी यही है ना, अधिभोगी कार्य निष्पादित कर सकेगा। अब मान लो कि है ना स्वामी तो मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो किराएदार करवा सकता है क्या? जो अधिभोगी है वो करवा सकता है क्या? तो हाँ, निष्पादित वो भी करवा सकता है। और कार्य करने या करवाने में लगे व्यय को है ना वो स्वामी को जो किराया देना था ना उसमें से काट लेगा, किराए में से काट सकेगा। फिर है धारा 289।
तो 289 में दिया हुआ है कार्यवाहियां, यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है ना, तो क्या कार्रवाई है? तो यदि अधिभोगी है ना स्वामी के कार्य निष्पादन से रोकता है, तो स्वामी सबूत के साथ मजिस्ट्रेट को आवेदन कर देगा। फिर मजिस्ट्रेट स्वामी को कार्य करने का आदेश दे सकेगा और आवेदन में हुए खर्च का भुगतान अधिभोगी को करने के लिए कहेगा। फिर आदेश जारी करने के अगर 8 दिवस बाद भी अधिभोगी पालना नहीं करता है, तो उसको प्रतिदिन का जुर्माना भाई 1,000 से 2,000 रुपए का। ठीक है, ये प्रतिदिन का जुर्माना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इसमें है ना स्वामी को दंड नहीं मिलेगा पर इसमें, क्योंकि स्वामी ने तो सबूत पेश कर दिए ना, सबूत पेश करने हैं इसमें। फिर धारा 290 में क्या दिया हुआ है? नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए पेनल्टी। अब नगर पालिका के कोई कर्मचारी में आप काम में बाधा डालोगे तो जुर्माना कितना है? 2,000 से 5,000 रुपए तक। फिर है धारा 291। तो 291 में क्या दिया हुआ है? यदि किसी आदेश, नोटिस आदि की अनुपालना में विफल रहने के लिए इस अधिनियम में अगर कोई पेनल्टी का उपबंध नहीं है ना, आपको ये वाली तो पेनल्टी लिखी हुई नहीं है, तो उसकी पेनल्टी जिसकी लिखी हुई नहीं है ना, उसकी पेनल्टी है भाई 2,000 से 5,000 रुपए तक। फिर है धारा 292। 292 में क्या दिया हुआ है? अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश। अब अधिनियम में जो दिया हुआ है ना, उसको काम करने के लिए आप कभी भी किसी के घर में प्रवेश कर सकते हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रवेश कर सकते हो। सीएमओ या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसा कर सकता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। फिर या तो आप अधिभोगी की अनुमति से जाओ, या फिर अनुमति नहीं हो तो आप 24 घंटे का लिखित नोटिस दे दो। और ऐसा करते समय ना सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान में रखा जाएगा। फिर धारा 293 में क्या है? अब ये तो आपने 24 घंटे का नोटिस दे दिया तो उसको पता चल गया। 293 में क्या है? निवारक निरीक्षण, ये आकस्मिक निरीक्षण है। तो इसमें ऐसा विश्वास अगर किया जाता है नगर पालिका या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्राप्त पर्याप्त कारण ऐसे हों कि भूमि या भवन में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख या उल्लंघन हो रहा है ना, उल्लंघन हो रहा हो, तो क्या है कि नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी बिना नोटिस के भी जारी मतलब ऐसा कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। अब ऐसा करते समय सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का तो ध्यान रखना ही है। फिर है धारा 294। अब 294 में क्या है? प्रवेश करने की शक्ति। अब प्रवेश करने की शक्ति क्या है? तलाशी के लिए दरवाजे फाटक का खोलना या खुलवाना। ठीक है, तो इसको वैध कब माना जाएगा? यदि स्वामी अधिभोगी अनुपस्थित हो या दरवाजे या फाटक खोलने से इनकार कर दे तो, दरवाजे या फाटक खोलने से इनकार कर दे तो। फिर है धारा 295। 295 क्या है? कुछ मामलों के में प्रतिकर मुआवजा की अवधारणा है। ठीक है, इसमें मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की रकम फिक्स नहीं हो तो रकम का निर्धारण कौन करेगा? ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर मुआवजे की रकम फिक्स नहीं हो तो क्या है? निदेशक स्थानीय निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। ठीक है ना, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। निदेशक स्थानीय निकाय फिक्स करेगा रकम, अगर कहीं पर फिक्स नहीं है तो। फिर व्यक्ति सिविल न्यायालय में न्याय भी मांग सकता है इसके लिए। फिर मुआवजे के मामले में क्या कार्रवाई जो होगी वो किस बेसिस पे होगी? भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के बेसिस पे। फिर है धारा 296। इसमें क्या दिया हुआ है? खर्च या व्यय कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे? तो कैसे किए जाएंगे भाई? नगर पालिका के द्वारा किए जाएंगे। फिर है 297। तो धारा 297 में दिया हुआ है राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। ठीक है ना, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अब इसमें क्या है कि राज्य की आधी से अधिक नगर पालिका अगर मांग करे राज्य सरकार से, तो नगर पालिका संघ की मांग करती है तो राज्य सरकार है ना नगर पालिका बोर्ड का या नगर पालिका संघ का गठन कर देगी। ठीक है, कौन कर सकता है? राज्य सरकार। कब कर सकती है? आधी से अधिक नगर पालिका अगर मांग रखती है तो। फिर संघ में प्रतिनिधित्व किसका होगा? तो अब इसमें जैसे मान लो 50 नगर पालिकाएं हैं, तो हर नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा ना वो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा वहां पे। फिर इसके कार्य क्या होंगे? एक तो सामान्य हित के मुद्दे, और फिर सामान्य हित के मामलों में राज्य सरकार से परामर्श भी ली जाएगी। इसमें राज्य सरकार से परामर्श ली जाएगी। तो ये हमारा फिनिश होता है धारा 297 तक जो हमने पढ़ा, अध्याय 12। इसके बाद अध्याय 13 और अध्याय 14 अभी तक रिमेनिंग है, तो वो भी हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, और वो बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।